हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज जो है हमारा नया चैप्टर है ऊष्मा गतिकी। ठीक ना, ऊष्मा गतिकी हमारा लेसन है नया। थर्मो डायनेमिक, ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक। तो आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक। क्लियर है ना? ये आपका चैप्टर 6 है। ठीक है ना, जो 5 लेसन है ठोस अवस्था, गैसीय नियम और ठोस अवस्था, वो न्यूमेरिकल पार्ट उसमें है। तो वो जो आप क्लास में होंगे तब मैं वो करवा दूंगा। ठीक है ना आप लोगों को। तो ऊष्मागतिकी देखिए, थर्मोडायनेमिक रासायनिक ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी केमिकल थर्मोडायनेमिक। ठीक है ना, क्लियर? तो रासायनिक ऊष्मागतिकी क्या होती है, ध्यान सुनना। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रियाओं में ऊष्मा में होने वाले जो परिवर्तन हैं, रासायनिक अपक्रियाओं में ऊष्मा में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसे रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया के ऊष्मा में या ऊष्मा परिवर्तन, ठीक है ना, जो भी कहना चाहो, ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, किसमें? एक रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, उस ऊष्मा परिवर्तन के अध्ययन को हम कहते हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी। यह सिंपल सा वर्ड है, रासायनिक अपक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन के अध्ययन को, रासायनिक अपक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन के अध्ययन को रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि C और O2 CO2 बनाता है, और हमें पता है कि यह अपक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा यानी कि हीट। ध्यान देना मेरी बात पे, हीट। क्या यह इस प्रकार से अपक्रिया होती है? तो आप कहोगे ये होती है, ये नहीं होती है। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ये क्यों होता है, तो उसका मतलब समझिए। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये अणु आपस में जब टकराएंगे तो यहां पे जो है अधिक ऊष्मा होगी, और जब ये CO2 बनेगा इसके पास में कम ऊष्मा होगी, क्योंकि यहां से कुछ ऊष्मा निकल भी गई। जब यहां देखिए, यहां पे जब ये अणु जो हमारे पास में थे, इनके पास में एनर्जी ज्यादा थी तो इन्होंने CO2 बनाया, और जो इनके पास में एनर्जी जो एक्स्ट्रा थी वो कुछ बाहर भी निकल गई। तो अब इनके पास अधिक ऊष्मा थी और जो CO2 बना उसके पास कम ऊष्मा थी। तो प्रकृति का ये सिस्टम है, ठीक है ना, कि वो हमेशा अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर जाती है, अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर जाती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो CO2 की है कम ऊष्मा, और यहां पर ये हो जाती है अधिक ऊष्मा इनकी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कम ऊष्मा से अधिक ऊष्मा की ओर जाए। समझ में? इसी को हम बोलते हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मा में जो चेंजिंग हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, उसी को हम पढ़ेंगे यहां पर रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत, और इसी को रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। प्रकृति ये करवाती है
ये क्यों नहीं करवाती है? क्योंकि प्रकृति का खुद का कहना है कि मैं अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर जाऊंगी। क्योंकि जब CO2 बनेगा तो उसके साथ में कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगी, तो इसकी तो एनर्जी हो गई कम, इनके पास कुल एनर्जी थी, तो इसने जब ये बनाया तो उसमें जो है ऊष्मा कुछ बाहर निकल गई, ठीक है ना। जब बाहर निकल गए तो कम ही तो बची इसके पास। जैसे तो समझ लो इसके पास में टोटल 50 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी थी, इतनी थी इसकी। अब इसमें से अगर मान लीजिए 30 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी निकल गई, ये वाली निकल गई, उत्सर्जित हो गई, बाहर निकल गए, तो बची कितनी? 20 किलो जूल प्रति मोल। ये जो एनर्जी है ये CO2 की है। तो आप देख रहे हो कि जो टोटल एनर्जी थी कुछ उसमें से ऊष्मा जो है निकल जाती है, उत्सर्जित हो जाती है, या कह सकते हैं वो पदार्थ अवशोषित कर लेता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एनर्जी कम है। तो हमेशा जो तंत्र होता है हमारा वो अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर जाता है। क्लियर है ना? चल लिखिए हेडिंग। ये रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है रासायनिक ऊष्मागतिकी कहलाता है। हो गया? चलिए अगली हेडिंग पढ़ेंगे। इसमें निकाय या तंत्र, सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, सिस्टम। तो मान लेता हूं मैं कि मुझे इसके बारे में ऊष्मा का अध्ययन करना है। इसके लिए मुझे ऊष्मा का अध्ययन करना है, रासायनिक बलगतिकी का पता लगाना है। इसके बारे में जो भी बातें करनी है हमें ऊष्मा के प्रति, वो इसके बारे में करनी है। तो जिसके बारे में हमें बात करनी होती है उसको निकाय बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके शेष जो बचा हुआ भाग है वो हमारा परिवेश कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। जैसे कि अब ये आप मार्कल देख रहे हो, मार्कल के बारे में मुझे अध्ययन करना है। मार्कल में कितनी ऊष्मा है, कितना क्या, सब कुछ हमें मार्कल के बारे में करना है, ऊष्मा के बारे में। तो मार्कल जो है हमारा वो निकाय हो गया। अब इसके बाहर जो वातावरण है, इसके मतलब इसको छोड़कर जो भी है ब्रह्मांड के हर एक चीज, वो सब क्या है? परिवेश है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने शरीर के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करना कि मेरा ताप कितना होता है, मेरे ऊष्मा कितनी है, तो मैं निकाय हो गया, ठीक है ना। और मेरे बाहर जितना भी सब ब्रह्मांड का हर एक वस्तु, वो सब क्या हो जाएगा? परिवेश हो जाएगा। जैसे कि यहां पे मार्कल, अभी मैं मार्कल के बारे में कर रहा हूं तो मार्कल निकाय था, तंत्र था। लेकिन अब मैं अपने पर कर रहा हूं तो मतलब अब मैं निकाय हूं, मैं तंत्र हूं। मार्कल, यहाँ पे ये कैमरा स्टैंड, यहाँ पे ये मोबाइल सीट रखी हुई है, ये कमरा, यहाँ भरी हुई वायु, सब कुछ क्या हो गया? परिवेश हो गया। तो जिसपे हमें ऊष्मा का अध्ययन करना होता है उसी को हम तंत्र या निकाय कहते हैं। और उसके अलावा जो चीजें बचती हैं वो सब परिवेश है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? चलिए नोट करिए। देखिए ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए जिस वस्तु या पदार्थ का चुनाव किया जाता है, जिस वस्तु या
पदार्थ का चुनाव किया जाता है, हो गया, चुनाव किया जाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है, हो गया। यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 खुला निकाय, आप भी लिखना नहीं, आप पहले समझ लो फिर बाद में लिखना। बंद निकाय, थर्ड है विलगित निकाय, क्लियर, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। अब ध्यान देना बोर्ड पे, ये मेरे पास में एक बोतल है, ठीक है, एक ये दूसरी बोतल है हमारे पास, जिसको मैंने बंद कर रखा है, ठीक है ना, अच्छे से, क्लियर। ये एक मेरे पास में अगली बोतल है, इसको भी मैंने बंद कर रखा हुआ है, ठीक है ना, और इस पर जो है एक परत चढ़ा रखी है, ठीक है, ये भी बंद है, ठीक है, ये पूरा बंद है, लेकिन इसके बाहर से हमने एक, ठीक है ना, ढक रखा है, इसको बंद रखा है। अब वो देखते हैं, ये ऐसा एक आवरण है, ठीक है ना, कुचालक आवरण है। कुचालक आवरण मतलब है कि ऐसा मैंने इसको इस प्रकार से ढका है कि अंदर की उष्मा बाहर नहीं जा सकती है, बाहर की उष्मा अंदर नहीं आ सकती है, ठीक है, और यहां से बंद है, बाहर नहीं निकल सकता। और जो इसके अंदर मैंने भरा हुआ है जल है, इसमें भी जल है, और ये भी आपका जल है, ठीक है ना। ये बोतल आप लोग यूज करते हो, जो प्लास्टिक की छड़ी बोतल आती है ना, ऊपर देखो रंगीन बोतलें आती हैं, फिर उसके अंदर जो है पानी भरते हो, जिससे वो ठंडा ठंडा बना रहता है, गर्म है तो गर्म ही बना रहता है, वो यही होता है विलगित निकाय। सुनना मेरी बात, ध्यान समझना। देखो यहां पे मुझे जो भी अध्ययन करना है वो जल पे करना है, जल मतलब जल की ऊष्मा के बारे में जो भी मैं करना है, जल की ऊष्मा के बारे में करना है, ठीक है। तो अब यहां ध्यान देना, यहां देखो अंदर और बाहर पे ध्यान देना, जल की ऊष्मा के बारे में अध्ययन करना है हमें। तो यहां पे जो जल है वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम यानी कि निकाय हो गया, क्लियर। जो जल है वो हमारा सिस्टम हो गया, वो निकाय हो गया, ओके। अब यहां पे देखो, इसके अलावा इस पानी को छोड़कर, जल को छोड़कर बाकी सब इसके लिए क्या हो गया, परिवेश हो गया। अब यहां पर देखो, उस परिवेश से इसके अंदर पदार्थ आ भी सकते हैं, यहां से इस जल के पदार्थ बाहर निकल भी सकते हैं वाष्प बन के। यहां से जो है ऊष्मा इसके अंदर आ भी सकती है और ऊष्मा बाहर जा भी सकती है, ठीक है ना भाई। अगर इसने ऊष्मा ग्रहण कर ली ज्यादा, तो ये ऊष्मा इसके पास ज्यादा हो गई, और हमारे वातावरण, जो बाहर का वातावरण वहां की कम हो गई, तो यहां से निकल के कम की ओर, मैंने बोला ना हमेशा अधिक से कम की ओर जाती है ऊष्मा। जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम प्रोसेस की बात करते हैं, जो निकाय हमारा जो प्रकृति हमसे करवाना चाहती है, वो अधिक ऊष्मा से कम
ऊष्मा की ओर। तो अगर मान लीजिए इसने ज्यादा एकत्र कर ली ऊष्मा, तो यहां से बाहर निकलने लगेगी। अगर कम है तो ये अंदर लेने लगेगा ऊष्मा को। यहां से जो है पदार्थ अंदर बाहर भी आ सकते हैं। क्लियर है ना? अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे जो है बाहर के जो वातावरण के जो पदार्थ हैं, दूसरे जो पदार्थ हैं परिवेश के, वो अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऊष्मा जो है आपकी वो अंदर बाहर हो सकती है। समझे भाई बात? आप देखिए, आप स्प्राइट पीते हो, थम्स अप पीते हो, आप देखो धूप में रख दो गर्म हो जाएगी, लेकिन कहते हो कि बाहर उसमें अंदर रखी हुई गैस बाहर निकल जाए, कभी नहीं, क्योंकि ढक्कन लगी होती, बंद होती है, तो वो बोतल गर्म हो सकती है, लेकिन उससे निकलने वाली जो गैस, जो हम ढक्कन खोलते जो निकलती है, तो वो नहीं निकलेगी बाहर, जो ढक्कन बंद है। तो ऊष्मा तो अंदर बाहर होगी। भाई देखिए कैसे, बोतल ज्यादा गर्म हो जाएगी, धूप में रखोगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगी, तो ज्यादा गर्म होने से क्या होगी, उसके अंदर से ऊष्मा बाहर निकलेगी। अब फ्रिज में लगा दें उसको हम, तो वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने पर उसको बाहर निकालेंगे तो वो ऊष्मा फिर ग्रहण करने लगेगी। तो ये जो है ऊष्मा का आदान प्रदान, मतलब ऊष्मा जो है बाहर भी निकल सकती है और अंदर भी जा सकती है, लेकिन परिवेश, जो हमारा परिवेश है, उस परिवेश में जो पदार्थ है, उस पदार्थ के कण अंदर नहीं जा सकते हैं। यहां पर पदार्थ के कण भी जा रहे थे, यहां पर पदार्थ अंदर बाहर, जो हमारा निकाय है वो भी अंदर बाहर हो सकता है, और जो परिवेश है वो भी अंदर बाहर हो सकता है। ऊष्मा भी हो सकती है अंदर बाहर, लेकिन यहाँ पे ऊष्मा हो सकती है, लेकिन जो हमारा निकाय है वो बाहर नहीं जा सकता। जो परिवेश है हमारा वातावरण, जो परिवेश, वो हमारा जो है वो भी अंदर नहीं आ सकता। यहां पे देखिए, ना तो निकाय अंदर बाहर हो सकता है और ना ही परिवेश अंदर बाहर हो सकता है। मतलब निकाय के अंदर परिवेश चला जाए, परिवेश में निकाय चला जाए, कुछ नहीं हो सकता। ना तो यहां पे ऊष्मा, ना तो यहां पर ऊष्मा अंदर बाहर हो सकती, मैंने बोला कुचालक आवरण है। कुचालक मतलब ऐसा है कि ऊष्मा ना तो अंदर जा सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। आपने प्लास्टिक वाली बोतल देखी होंगी, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से आती हैं, आप जानते हैं उन पे लेयर चली होती प्लास्टिक की, तो वो उससे क्या होता है कि वो अंदर जो है, अंदर ऊष्मा नहीं जा सकती है, ठीक है। जिनमें आप लोग पानी पीते हो, स्कूल में यूज भी करते हो बोतलें, वो उनकी मैं बात कर रहा हूं। उनके अंदर का चाय भर के रखो गर्म, तो वो गर्म ही रहती है, गर्म पानी भर के रखो तो गर्म पानी ही बना रहता है, वो ठंडा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक कुचालक आवरण लगा दिया जाता है, जिससे बाहर की जो ऊष्मा है वो ग्रहण नहीं करता है, और ना ही अंदर की ऊष्मा बाहर निकलती है। समझे मेरी बात को? तो यहां पर विलगत, बंद और खुले निकाय में आपको समझ में आया? क्लियर है ना? अगर कोई दिक्कत हो बताओ मुझे भी, ठीक है ना। लिखाने वाला है जो बाद में लिखाऊंगा, समझ में आ गया ना? धन्यवाद।